नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में आज हम चर्चा करेंगे एग्जिट पोल पर। एग्जिट पोल में एक बार फिर नरेंद्र मोदी का जादू चलता दिख रहा है। अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी दोनों राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है। प्राइम डिबेट शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हरियाणा में एग्जिट पोल के रुझानों के अनुसार बीजेपी सबसे आगे है। न्यूज 24, टुडेज चाणक्य और एबीवीपी नीलसन ने एग्जिट पोल में हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। हालांकि टाइम्स नाउ सी वोटर के एग्जिट पोल की माने तो हरियाणा में बीजेपी बहुमत से करीब 8 सीटें पीछे है। सी वोटर के पोल में बीजेपी को 90 सीटों वाली असेंबली में 37 सीटें, जबकि इनेलो को 28 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस को 15 ही सीटें मिलने का अनुमान है। एचजेपी अलायंस को 6 सीटें मिल सकती हैं। एबीवीपी नीलसन के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 54, आईएनएलडी को 22 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस को 10 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एचजेसी को 2 सीटें मिल सकती हैं तथा अन्य को 2 सीटों का अनुमान है। बीजेपी को सबसे बड़ा बहुमत न्यूज 24, टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में मिलता दिख रहा है। इस पोल के मुताबिक बीजेपी 52 सीटें पा सकती है, जबकि आईएनएलडी को 23 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस 10 सीटों पर सिमट जाएगी, अन्य को 5 सीटों का अनुमान है। एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक भी बीजेपी और आईएनएलडी के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि सर्वे में बीजेपी आईएनएलडी से पीछे है, जहां बीजेपी को 29 से 33 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनएलडी को 31 से 35 सीटें मिलती दिख रही है। कांग्रेस को 18 से 20 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा एचजेपी को 3 या 2 यानी कि 5 व अन्य को 7 सीटें मिलती नजर आ रही है। 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी, आईएनएलडी को 31, जबकि बीजेपी को सिर्फ 4 ही सीटें मिली थी। एचजेसी और एचजेपी के खाते में 6 सीटें गई थी और अन्य के खाते में 9 सीटें आई थी। अब यह तो 19 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है। तो चर्चा शुरू करेंगे मौजूद हमारे मेहमानों के साथ। हमारे साथ आज मेहमान है, आपका तारुफ करा देते हैं। कैलाश जान जी हैं, बीजेपी नेता है। रंजीता मेहता जी हैं, कांग्रेस नेता हैं। राजीव गोदारा जी है, आप पार्टी नेता है। विजय सहगल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा कैलाश जी आपसे। कहीं ना कहीं भाजपा जो सर्वे है उनसे गदगद ज़रूर है विजय। बिल्कुल गदगद है और ये हमें पहले ही नज़र आ रहा था। मैंने पिछली बार भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में नंबर 1 पार्टी बन के उभरेगी और लोगों ने ये देख लिया है, मान लिया है। और ये जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं ये कहीं ना कहीं मोदी जी का कार्यशैली का के ऊपर मोहर लगती नज़र आ रही है हरियाणा में भी। रंजीता जी आपके पास आना चाहूँगा। अगर कांग्रेस की बात करें, दोनों राज्यों में कांग्रेस को कहीं ना कहीं कांग्रेस का ग्राफ जो है कम होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। देखिए, ये सब आंकलन है और इन आंकलनों से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर आप 2009 के एग्जिट पोल की बात करते हैं तो उसमें भी एनएलडी को 2009 में सिर्फ 8 से 10 सीटें दिखाई जा रही थी, जबकि वो 31 लेकर गए। और जहाँ पर कांग्रेस को 60 सीटें दिखाई जा रही थी, वो 40 लेकर गए। तो ये बहुत ह्यूज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। तो इन आंकड़ों के हिसाब से हम कुछ भी अभी नहीं कह सकते और हमें जनता पे पूरा विश्वास है कि आने वाली 19 तारीख को भारी बहुमत से हम जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। गोदारा जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके के समीकरण यहाँ पर बनते दिख रहे हैं, अगर मैं बात करूँ जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के अनुसार एक एग्जिट पोल में जो स्थिति है वो त्रिशंकु बनती दिख रही है। भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत में नहीं है और इनेलो भी पूर्ण बहुमत में नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्थिति इस एग्जिट पोल के अनुसार गंभीर हो सकती है हरियाणा। एग्जैक्टली आपने जो कहा मैं इससे सहमत हूँ। अब पूरे एग्जिट पोल को देखें तो एक न्यूज़ 24 को छोड़ दें जिसका काफ़ी ज़्यादा सर्वे है, तो बाकी काफ़ी नीचे आ जाते हैं। और शायद न्यूज़ एक्स का कल एक सर्वे आया जिसमें बीजेपी को 32 और इनेलो को 33 सीटें दी जा रही हैं। दूसरा मुझे लगता है कि सर्वे के बारे में जैसे ही वोटिंग खत्म हुआ एग्जिट पोल आना शुरू हो गया, तो जो वोटिंग एग्जिट पोल तुरंत शुरू हो जाता है वो कब तक उन्होंने एग्जिट पोल किया, एक कहानी है। दूसरा अनुभव जैसे इन्होंने हरियाणा का बताया, पंजाब का हम सब जानते हैं, दिल्ली का हम सब जानते हैं। तो एग्जिट पोल में किस तरह का ओवर एस्टिमेशन होता है या किस तरह की गड़बड़ी है वो एक इतिहास रहा है। अभी मेथोडोलॉजी क्या हम नहीं जानते हैं,
परंतु मुझे लगता है कि इस तरह के एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की और जो सत्ता के नज़दीक होती है, सत्ता में दिखती है, उसकी तरफ कहीं झुकते हैं। तो शायद झुकाव उधर दिख रहा है और एस्टिमेट हुआ है बीजेपी की तरफ, और एक त्रिशंकु विधानसभा की संभावनाएं बनते दिख रही हैं, और वो एक बहुत विचित्र और अजीब किस्म की घटना होगी। हरियाणा के लिए सुंदर ही होता कि कोई एक पार्टी जीत कर आती और एक स्वच्छ राजनीति चलती। अगर फिर वो खरीदो फरोख्त जो अभी टिकटों में हुआ, लेन देन में यहाँ आया फिर वहाँ गया फिर वहाँ गया, वही खेल होने की फिर चिंता हो रही है। और हरियाणा की राजनीति के लिए ना तो पहला दौर अच्छा था, और त्रिशंकु विधानसभा बनी तो ना वो दूसरा अच्छा होगा। विजय जी, आप किस तरीके से परिस्थिति को देखते हैं? अगर कहीं ना कहीं मेजॉरिटी किसी भी पार्टी की नहीं आती है तो जो गठबंधन है, क्या गठबंधन की यहाँ संभावनाएं बेहतर हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि जो जैसे गुटारा जी भी अभी कह रहे थे, जो जितने भी पोल हमारे सामने आए हैं उन्होंने कमोबेश किसी को आगे किसी को पीछे दिखाया है। उनकी मेथड, उनका तरीका क्या रहा होगा, उनका विज्ञान और उनका चयन का ढंग क्या रहा होगा, ये भी विचार हो सकता है। लेकिन मैं ये सहमत हूँ अपने इनके पैनल के साथ कि पहले के जितने चुनाव होते रहे उसमें कई बार आपको बिल्कुल अलग दिखता है। सबसे लेटेस्ट दिल्ली का चुनाव के नतीजे थे। तो फिर भी इन सब बातों के बावजूद मैं एक थोड़ी सी रियायत देना चाहता हूँ कि ये जो पोल के अंदाजे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी भनक तो देते ही हैं। अब वो लोडेड हैं या कैसे हैं वो उसको हम छोड़ दें, क्योंकि बात तो हम पे आती है मीडिया पे। तो अगर अब इसमें 3 स्थितियां आपके सामने हैं जी, कि मैं ज़्यादा मतदान की बात करता हूं, जो 1967 के बाद पहली बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है जी जी उसके 3 बड़े स्पष्ट निकलते हैं। एक तो सत्ता विरोधी फैसला जी कि भाई एक, और दूसरा ये कोई साइलेंट वेव कोई काम कर रही है जिसमें इस बार यहाँ का मतदाता बिल्कुल चुप रहा है। तीसरा ये कि आइए एक नया संसार से मेरा अर्थ है कि औरों के हमने पारियां देख ली, देखें हम कौन आता है, तो उसमें फिर थोड़ी बहुत निशाना भाजपा की तरफ आता है। वो होता आते हैं नहीं आते। जी जी। और दूसरी बात ये भी है कि ये चुनाव सत्ता, केंद्र की सत्ता में बैठी भाजपा के लिए भी एक बड़ी कड़ी परीक्षा, विशेषकर मोदी जी के लिए। हुड्डा जी भी बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस हम तीसरी बारी में आएंगे, जबकि पार्टी में भी अंतर विरोध झलका है। और कैप्टन यादव की बात करें तो उन्होंने हार स्वीकार की है। हार स्वीकार कर ली है। मुझे बस हाँ, एक मैं अपनी बात खत्म कर लूँ। और दूसरी जो आप गठबंधन की बात करते हैं, आज की भारतीय राजनीति में हरियाणा में तो दल बदल आयाराम गयाराम बहुत पहले से रहा है। तो स्थिति को देख के पलट जाना या फिर अपनी पुरानी बातें भुला के भरत मिलाप कर लेना, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो इसके लिए अभी तो मुझको लगता है बड़ा हाइपोथेटिकल होगा। लेट अस वेट, एक दिन के बाद क्या होता है। कैलाश जी, आपके पास आना चाहूँगा। 1967 के बाद इस चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। कहीं ना कहीं वोटिंग का जो टर्नआउट है, ये कहीं ना कहीं एक किस्म से जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ माना जाता है। खिलाफ माना जाता है। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जितनी ज़्यादा पोलिंग होती है वो रूलिंग पार्टी के खिलाफ होती है। और दूसरा, लोगों में ये एक नई आस जगी है नरेंद्र मोदी जी को देखकर। केंद्र में जो सरकार बनी है नरेंद्र मोदी जी की, कुछ बहुत सारे अच्छे फैसले नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। उनको देखते हुए लोगों को ये लगा है कि भी हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। और बीजेपी की सरकार 100% पूर्ण बहुमत से बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और लोगों ने ये मैंडेट बीजेपी को दे दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रंजीता जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से अगर कांग्रेस की बात करें, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, अगर इन इलाकों की ही बात करें तो यहाँ से ही कांग्रेस की 25 से 26 सीटें निकल कर आती हैं। काफ़ी मजबूत सीटें ये मानी जाती है। हालांकि 1 या 2 सीट पर यहाँ पर मुकाबला हो सकता है, लेकिन एग्जिट पोल में उस तरीके के नतीजे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की जो बेल्ट है वहाँ पर काफ़ी मजबूत कांग्रेस रही है। क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस बेल्ट की आप बात कर रही हैं, नो डाउट हम वहाँ पे बहुत मजबूत हैं और पूरे हरियाणा में हम मजबूत हैं। और जब बात आप एग्जिट पोल की कर रहे हैं, मैं सहगल साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये बहुत फ़र्क पड़ता है कि एग्जिट पोल किस समय लिए गए हैं, क्योंकि सुबह, दोपहर और शाम की जो वोटिंग में बहुत अंतर होता है।
और सबसे बड़ी बात है कि आपका मेथड क्या रहा है। अगर हम गिनती करते हैं 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज की, तो टोटल 18,000 से भी ज़्यादा हमारे पोलिंग बूथ रहे हैं। तो उन पोलिंग बूथ पे कितने सैंपल्स इन्होंने लिए, क्या वो ग्रामीण पोलिंग बूथ लिए गए कि शहरी पोलिंग बूथ लिए गए, क्या वो सैंपल दोपहर का था? बिकॉज एक और भी कोइंसिडेंस है, उस दिन हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार था, हुई अष्टमी माता का व्रत था। तो अमूमन लेडीज़ जो होती हैं वो सुबह से 4 बजे से लेकर दोपहर मतलब 3-4 बजे तक वो बिल्कुल चाय पानी कुछ नहीं लेती, कथा सुनती हैं, उसके बाद ही चाय लेती हैं। तो अमूमन ट्रेंड जो देखा गया है कि आफ्टर 4 और 4:30 जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा वोटिंग के लिए गई हैं। तो जैसे कि मैं कहती हूँ कि कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, तो ये वोटिंग ट्रेंड बहुत डिफरेंट होता है हर समय। तो ये बहुत कहना मुश्किल है कि इन्होंने सैंपल कौन सा लिया है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये आंकलन है, इन आंकलन से मैं सहमत नहीं हूँ। और नो डाउट हम बहुमत से जीतेंगे और 2/3 बहुमत से जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। आंकलन में मैडम एक चीज तो पक्का है ही है ना जी, कांग्रेस तो नंबर 3 पे सारे सर्वेस दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो गड़बड़, ये तो नहीं एक गलत हो सकता है, बी गलत हो सकता है, अगर सभी तो गलत मैं नहीं हो इंडिया सकते। टीवी की नंबर 1 पे बीजेपी सारे सर्वे मैं दिखा रहे इंडिया हैं। टीवी की एग्जांपल आपको देना चाहूंगी, जहां पे आप देखेंगे कि बीजेपी को 34 से 41, एनएलडी को 25 से 31, हर जगह पे 6-6 का डिफरेंस है। अगर हम इन 6 से 6 के डिफरेंस को इकट्ठा कर लें तो ये जो गिनती है ये 18 से भी ऊपर जाती है। क्या पता वो पूरी की पूरी कांग्रेस को ही मिल जाए, फिर फिगर्स कहाँ जाएंगे? जी 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 सर, मुझे बस एक तो पूरी जो चर्चा चल रही, फिर मैं वापस लौटना चाहता हूँ दिल्ली के चुनाव में जब नतीजे आए, वहां पर सब चैनल आम आदमी पार्टी को बिल्कुल तीसरी पोजीशन में दिखा रहे थे, और जब सरकार बनी तो आम आदमी पार्टी की बन गई थी और वो पोजीशन ये बन गई थी। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैसा होने जा रहा है। एक सर्वे आपके पक्ष में जरूर था जो आपकी पार्टी ने करवाया था। पार्टी ने करवाया ना, पार्टी का अपना सर्वे था, पर अखबारों के जो एग्जिट पोल थे, पार्टी ने एग्जिट पोल नहीं करवाया था जी। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैसा होने जा रहा है, पर मैं एग्जिट क्यों नहीं हो सकता? जो हमें नंबर 3 पे दिखा रहे हैं गुजारा, मुझे नहीं मालूम, कांग्रेस भी नंबर 1 पे आ सकती है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल की ऑथेंटिसिटी, विश्वसनीयता कहीं ना कहीं उसमें कटघरे में आती है। दूसरा, रिकॉर्ड मतदान की बात करें तो रिकॉर्ड मतदान तो हुआ सिरसा और फतेहाबाद में जी, और सिरसा और फतेहाबाद में ऐसा नहीं दिखता कि भारतीय जनता पार्टी उन 9 सीटों में से ज्यादा सीटें जीतने वाली, शायद एक जीत जाए। तो रिकॉर्ड मतदान भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए पूरे हरियाणा की स्थिति बहुत अजीबोगरीब बनी है और 2-3 कारणों से बनी है। 2-3 खेल बहुत हरियाणा में हुए। जैन साहब ने कहा कि मोदी साहब ने बहुत काम किए, सौभाग्य से अगर देश भी जान पाता कि कौन से काम थे तो अच्छा हुआ होता। परंतु हरियाणा के चुनाव में क्या हुआ, 2 चीजें बड़ी खतरनाक हुई। एक व्यक्ति डेरे का प्रमुख जिसपे बहुत गंभीर आरोप है, सीबीआई जांच कर रही है, वो खुल्लम खुला उनके लोग मोदी साहब के स्टेज के पीछे आके मिलते हैं, अमित शाह वहां पर जाते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जाते हैं, 44 उम्मीदवार जाते हैं। आज खबरें हैं, उससे पहले फोटो छप चुकी हैं। और सुनने में तो ये आ रहा है कि देश की एक बहुत बड़ी एजेंसी जो सिक्योरिटी की एजेंसी है, इस तरह की चीजों को देखती है, उसका प्रमुख अमित शाह के साथ जाता है। इस तरह की बातें सुनने में आ रही है, मुझे नहीं मालूम कितना सच है। उसके बाद डेरा जिस तरह से सपोर्ट करता है, वो भारतीय जनता पार्टी के पूरा जो अब तक का जो क्रेडिट में उनकी चीजें जाती थी उस पर एक बहुत बड़ा सवाल लगाता है। दूसरा बड़ा सवाल जो हरियाणा की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण बनता है, खाप पंचायतों के लिए आज तक किसी, हम कहते रहे हुड्डा और चौटाला ने समर्थन किया, परंतु बहुत ढके छुपे शब्दों में मोदी साहब ने पहली बार प्रधानमंत्री होने के बावजूद, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है खाप पंचायतें बैन होनी चाहिए, उन्होंने कहा मैं खाप पंचायतों की सरदारी को नमन करता हूं। अगर ये चुनाव जीतने का तरीका है और एग्जिट पोल उसके आधार पर दिखाते हैं तो बहुत चिंता का विषय है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं मीडिया के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, पर मीडिया हाउसेज में जिस तरह का मोदी साहब का दबदबा है, जिस तरह मेडिसिन स्क्वायर को जिस तरह दिखाया गया, अभी कल ही एक CNN IAVN की खबर थी कि उसके एग्जीक्यूटिव एडिटर ने एक गुजरात का मामला दिखा दिया, उसमें क्या हुआ, तो कितना विश्वास करें। परंतु चिंता हरियाणा मैं गुजारा साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सुनने में तो ये भी आया है कि उनको इस तरीके की धमकियां दी गई हैं, जो आसाराम बापू का हाल हुआ है, कहीं वो आपका ना हो जाए तो आप मजबूरन या जबरदस्ती हमें। जिस तरीके से लगातार एग्जिट पोल कहीं ना कहीं, हालांकि हम कह सकते हैं कि एक चेहरा तो ज़रूर दिखाता है आने वाले समय में, लेकिन अगर बात करें इस समय की तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो प्रचार और प्रसार में हरियाणा में पिछड़ी है। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लगातार हरियाणा में धुआंधार प्रचार किया, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को मार्जिन ज़रूर मिला है। सहगल साहब, हाँ देखिए, ये तो उनके पक्ष में जाता है। भाजपा ने प्रचार किया और काफ़ी पहले से वो काम कर रहे थे, लोकसभा के चुनावों के तुरंत उससे उत्साहित होकर। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता रहा है कि क्या वो लोकसभा में जो मोदी लहर थी क्या वो कायम रहेगी। उसका शायद संतोषजनक उत्तर कई अलग क्षेत्रों से नहीं मिला। भाजपा बार बार ये दावा कर रही है, स्वयं मोदी जी ने भी कहा कि हम अकेले अपने उससे आएंगे, किसी के साथ नहीं चलना चाहते, वगैरह वगैरह।
लेकिन ऐसे में भी एक बात ये बड़ी महत्वपूर्ण है देखने की कि जो मुकाबले में और लोग खड़े हैं, जैसे आपने हुड्डा की बात की, हुड्डा ने भी उन्होंने भी अपने भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार में कोई कसर नहीं रखी, बड़े स्टार प्रचारक गए, बहुत धुआंधार रैलियां हुई। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ी नुकसानमंद बात जो मैं समझता हूँ वो ये रही कि जो अंतर्भेद थे वो जो पहले गए इलेक्शन से पहले होलसेल में, थोक में और रिटेल की बात करते हैं हम, वो जो पलायन हुआ है, भले वो सीट के लिए हुआ या आने वाली कुर्सियों के लिए हुआ, लेकिन वो हुआ, उससे कांग्रेस को मैं समझता हूँ एक नुकसान की बात हो रही। भले बाद में फिर भूपेंद्र हुड्डा ने ये भी कहा है कि भाई वो चले गए, उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एक तो ये बात, और दूसरी बात भाजपा के लिए भी मैं कहता हूँ, ये बातें कही जाती रही हैं कि भाई आप किराए के और पैराशूटी उम्मीदवारों के बल पे अपना ये चुनाव लड़ रहे हैं। और ये भी उनके साथ ये भी कि उनका बेस कितना, उनकी संभाल, राव इंद्रजीत, कई मिसालें दे सकते हैं, वीरेंद्र सिंह वगैरह वगैरह। अब ये तो भी देखना होगा ना इसमें कि जो उन्होंने ये स्टेप लिया उसका हानि लाभ कितना होता है, क्या वो अपनी सीट भी बचा पाते हैं, नहीं ऐसी सी है। कैलाश जी आपके पास आना चाहूँगा, जिस तरीके से अगर IBN एक्सिस का सर्वे में हम देखें, ABP नीलसन का देखें, तो इनमें एक बड़ी चीज़ जो देखने को मिल रही है, कैप्टन अभिमन्यु जो है हार सकते हैं। CM पद के दावेदार कहीं ना कहीं माने जा रहे हैं और हार को लेकर कहीं ना कहीं शंका जताई जा रही है। देखिए, एक तरफ तो हमारे साथी ये कह रहे हैं ये एग्जिट पोल्स पे हम विश्वास नहीं करते, लेकिन जहाँ तक कैप्टन अभिमन्यु की बात है, नारनौल में जाके मैंने खुद देखा है और ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि उनके हारने की किसी भी हालत में कोई शंका नज़र नहीं आती है कि कैप्टन अभिमन्यु हारेंगे। वो जीतेंगे 100%, संदेह नहीं है उनकी जीत में, संदेह नहीं है जीत में उनकी में किसी शंका से मुझे लगा कि दूसरा नहीं, संदेह नहीं है उनकी जीत में। तो बाकी जनता का फैसला है, जो भी फैसला होगा वो हमें मानना होगा और सभी को मानना होगा। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी मान नहीं सकता। हिसार से सावित्री जिंदल के लिए भी हार की संभावनाएं ज्यादा दिखाई जा रही हैं। देखिए, हिसार की जब बात करते हैं, जितना विकास वहाँ पे सावित्री जिंदल जी ने किया है शायद ही हिस्ट्री में कभी हुआ होगा। और मैं तो इसमें 1% का भी संदेह नहीं मानती कि वो वहाँ से सीट पे नहीं जीतेंगी और भारी मतों से जीतेंगी, ये हमारा विश्वास है। राजीव जी क्या सर, मुझे 2-3 बातें कहनी। एक तो लोकसभा चुनाव और अभी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और मोदी का क्या रहा। लोकसभा चुनाव में कितना परसेंटेज मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिला, और अब जो सारे सर्वे को ठीक ठीक मान लें तो मुझे लगता है 32-33% तक जाता है जी, इसके ऊपर नहीं जाता है। एग्जिट पोल को ठीक मान लें तभी जी, तो परसेंटेज कितना गिरा है वो एकदम अपेरेंट है अगर उसको मान ले तब भी। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को लॉस और हरियाणा को लॉस और फायदा, दो अलग अलग चीजें हैं। जिस राजनीति का जन्म इस स्तर पर आकर, जिस तरह जोड़ तोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की, उससे भारतीय जनता पार्टी हो सकता है आज के समय कोई फायदा ले जाए। जिस तरह कांग्रेस से टूट कर आए तो उनकी 90 आदमी उनके पास पूरे हो गए, वरना तो शायद वो ना होते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि एक डेरा और इन सब चीजों को मिलाकर अल्टीमेटली सब खेल करने के बाद पैसे वैसे का और सांप्रदायिकता का वो जीत की तरफ चली जाए, संभव है। परंतु इस सबसे हरियाणा में एक सुंदर राजनीति का जो प्रयोग हो सकता था, जिसका संभावना और समय दोनों भारतीय जनता पार्टी के पास थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको खो दिया। आज कोई भी व्यक्ति हरियाणा में कह सकता है भारतीय जनता पार्टी एक और लोकदल पैदा हो गया, कोई दूसरा कह सकता है एक और नई कांग्रेस पैदा होगी। हरियाणा के बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हरियाणा में जिस नई राजनीति की संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी से उभर सकती थी, उन पे विराम लग गया है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, और चिंता की इसलिए भी है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं उठाया। हरियाणा में जीरी का, कपास का, सब चीजों का रेट गिर रहा है। किसानों की बात तो मोदी साहब ने की नहीं, जितनी मर्जी ताबड़तोड़ बैठकें की हो। एक बात की हो तो बताइए, महिलाओं की बात कहीं की नहीं। दलित मिर्चपुर के और भगाना के जिस तरह से बैठे हैं घर से बाहर, उनकी बात कहीं हुई नहीं। ये सारे सवाल जो हैं, शिक्षा की बात है, युवा की बात है, उन पे एक शब्द कहीं नहीं सुनने में आया। भारतीय जनता पार्टी जिसका प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो चुनाव में उतरा हो और वो इन मुद्दों को एड्रेस नहीं करता हो, इस तरह की हालत में चुनाव होते हों, मुझे लगता है अपने आप में राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल है। उस सवाल को कैसे एड्रेस करना चाहिए, मैं वो देखना चाहिए। एकदम तात्कालिक नुकसान फायदे होते रहते हैं, परंतु लंबी रेस के जो घोड़े होते हैं
या जो समाज को बदलने वाले होते हैं, नया समाज बनाने वाले होते हैं, नई राजनीति वाले होते हैं, वो तात्कालिकता को नहीं देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वही किया है और ये बहुत बड़ा खतरा का सवाल है। मैं गुजारा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरीके के इन्होंने हथकंडे अपनाए हैं जीतने के लिए, प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को भी खत्म किया है और इस तरीके के भाषण दिए गए हैं वहां पर कि पिछले 18 साल से जो है यहाँ पे गुंडागर्दी का राज रहा है। तो गुंडागर्दी के राज से वो किसको यहाँ पे इनेलो की और कांग्रेस की सरकार रही है और जाट प्रधान सरकार रही है, तो ये इनका इशारा किस तरफ था? फिर दूसरी तरफ राज 18 साल में कहा है तो भारतीय जनता पार्टी अलाई थी उसमें नहीं, और उसके नहीं उसके अलावा उनकी एक और स्टेटमेंट है कि हम यहाँ पे लूली लंगड़ी सरकार नहीं चाहते। तब उनका इशारा किस तरफ है? किसी की अपंगता के ऊपर अव्यंग इस तरीके से करना, प्रधानमंत्री के लेवल पे करना, ये उनकी गरिमा। फिर उसके बाद उन्होंने और शब्द कहा है कि अगर यहाँ पर हमारी सरकार नहीं आती तो फाटक जो विकास का है वो मैं बंद हो जाएगा, क्योंकि नल की टूटी तो मेरे में हाथ में है। तो इनडायरेक्टली वो लोगों को धमका रहे हैं और धमकाकर डराकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने हर एक मतलब हथकंडा अपनाने की कोशिश की है। रंजीता, ये आज का वोटर बड़ा समझदार है, युवा वोटर है आज का वोटर डरता है जनाब, वो कहता है कि मेरा विकास रुक जाएगा। डरने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। इसका मतलब तो ये हो गया कि पिछली बार 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। क्या आप ये समझते हैं अभी कांग्रेस की सरकार ने कभी भी इस तरीके की बयानबाजी नहीं की है? गुजरात में मोदी जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, पर कांग्रेस की तरफ से किसी हमारे नेता की तरफ से ये बयानबाजी नहीं की जिस तरीके की बयानबाजी प्रधानमंत्री जी ने की। बयानबाजी को गलत ले रहे हैं ना आप। ऐसा नहीं है कि विकास के रास्ते बंद हो जाएंगे। मोदी की विचारधारा से भी लोग काफी जुड़ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम इतने सारे बयान मोदी साहब ने दिए कि नहीं, परंतु एक बयान मोदी साहब की उस दर से भी आया और अमित शाह ने तो बहुत खुल्लम खुला कहा कि अगर कांग्रेस आई तो भ्रष्टाचारी सरकार आएगी, इनेलो आई तो भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी दोनों आएगी। मुझे ये पूछना है कि भारतीय जनता पार्टी 1999 से लेकर के आसपास जब बंसीलाल की सरकार गिरवाने के बाद रामविलास जी ने जिस तरह से सरकार गिरवाई और इनेलो के साथ समझौता किया, अगर वो गुंडा राज था तो किसको भागीदार बना रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी उससे बच सकती है? मतलब ये अगर सवाल नहीं उठते तो लफाजी, बड़े शब्दों में लफाजी में बात करना जो है वो नहीं राजनीति। मैं थोड़ा सा वो रियायत देना चाहता हूँ। एक वो कहते हैं, हम आगे भी हम लोग कोट करते रहे हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर में इलेक्शन भी कह सकते हैं। नहीं, मैं आप मेरी बात तो सुन ले फिर सहमति व्यक्त करना। तो वो जो वॉर की और लव की मैं बात कर रहा हूँ, वो आज राजनीति का किसी एक पार्टी को आप अनैतिकता या जो मूल्यों से गिरने की बात नहीं कर रहे। आज तो संपूर्ण राजनीति, मैंने मिसालें दी हैं कि पहले दल बदल की बात होती थी और नहीं हूं कि तो बात नहीं, बड़ी स्पष्ट बात है। पहले दल बदल बाद का था, ये दल बदल पहले हुआ है, निष्ठाएं बदली गई हैं। मेरी बात एक सुन लीजिए। मैंने कहा कि पूरी राजनीति में गिरावट आ रही है और दूसरा इसीलिए मैं युद्ध और प्यार में सब जायज होता है तो राजनीति में सब जायज होता है। मैं इस बात से आपकी इस मैं बिल्कुल उसके बावजूद आप क्या मिसाल देने जा रहे हैं देश को? एक तरफ हम खुद ही बात कर रहे हैं कि राज्य का फायदा तब है या देश का फायदा तब है अगर दो मजबूत, डेमोक्रेसी शुड बी टू पार्टी सिस्टम। इस जो छोटे छोटे चलिए तमाम मेहमानों का चर्चा में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के प्राइम डिबेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कल किसी और अहम मसले के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।